हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर पे। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर नंबर 4 सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। रीड आउट द न्यूज़ इन अ लोकल न्यूज़पेपर। Movements against child marriage has been successful to a great extent, and the extent of child marriages have reduced by 50%. The workers in this movement worked very consciously. तो जो मूवमेंट चल रहा था चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट, वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा एक ग्रेट एक्सटेंट तक, और इंडिया में चाइल्ड मैरिज 50% तक रिड्यूस कर दिया गया। नाउ जो भी वर्कर्स है इस मूवमेंट में कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं। वर्कर्स फ्रॉम द मूवमेंट अगेंस्ट डाउरी ऑल्सो हेल्प देम। नाउ देयर इज अ नीड टू स्टार्ट अ ड्राइव अगेंस्ट माल न्यूट्रिशन बिकॉज पॉवर्टी एंड माल न्यूट्रिशन आर टू इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स टू बी टेकन ऑन प्रायोरिटी बेसिस। नेक्स्ट, जो भी लोग इस मूवमेंट में काम कर रहे हैं उन्हें सपोर्ट मिल रहा है वर्कर्स का जो मूवमेंट अगेंस्ट डाउरी में काम कर रहे हैं। साथ ही साथ अभी ज़रूरत है कि लोग मूवमेंट स्टार्ट करें या स्टेप्स ले अगेंस्ट माल न्यूट्रिशन, क्योंकि पॉवर्टी और माल न्यूट्रिशन भी दो इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें अब प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है। इन द अबव न्यूज़पेपर item, different movements are included. Can you explain their meaning? This news deals with different subjects. Are movements related to only one issue? If different movements cooperate with each other, will they be more effective? तो ऊपर जो हमने न्यूज़पेपर देखा, I'll explain that कि वहाँ पे 4 मेजर इशू की बात की गई है। क्या 4 मेजर इशू की बात की गई है? सबसे पहले चाइल्ड मैरिज की बात की गई है जो एक सोशल प्रॉब्लम है। उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम है डाउरी, उसकी बात की गई है। तीसरी है पॉवर्टी, उसकी बात की गई है। और चौथी है माल न्यूट्रिशन, उसकी बात की गई है। चाइल्ड मैरिज मतलब होता है छोटे छोटे बच्चों की शादी करा दी जाती थी। वो एडल्ट भी नहीं बने हैं और उनकी शादी करा दी जाती थी। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है दैट इज़ डाउरी। डाउरी मतलब है दहेज प्रथा, कि आप अगर अपनी लड़की ब्याह रहे हो तो आपको उसके साथ दहेज देना पड़ेगा तो ही आपकी लड़की की शादी होगी। इस प्रथा के अगेंस्ट भी मूवमेंट्स आए और इसे ख़त्म किया गया। नेक्स्ट है गरीबी। आप बहुत अच्छे से समझते हैं गरीबी क्या होती है और किस तरीके से गरीबी किसी की लाइफ स्पॉइल कर देती है। एंड नेक्स्ट इज़ माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन मतलब होता है कि जो भी लोग गरीब रहते हैं उनके पास खाने के पैसे नहीं रहते और इसी कारण से उनकी जो बॉडी है उसमें प्रॉपरली न्यूट्रिशन नहीं आ पाता और वो अंडरवेट रहते हैं और उन्हें माल न्यूट्रिशन कहा जाता है। इन द लास्ट चैप्टर वी गॉट इन्फॉर्मेशन अबाउट द नेशनल एंड रीजनल पार्टीज। Political parties compete for political power, they win elections and try to resolve the problems of common men. लास्ट चैप्टर में हमें इंफॉर्मेशन मिली थी अबाउट नेशनल और रीजनल पार्टीज़। हमने ये जाना था कि पॉलिटिकल पार्टीज़ एक दूसरे के साथ compete करती हैं पॉलिटिकल पावर के लिए, वो इलेक्शन जीतती हैं और फिर आम आदमी की परेशानियां सॉल्व करती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ जनरली adopt a comprehensive perspective. They cannot concentrate on just one particular issue. From public cleanliness to space research, they have to take into consideration all matters from national perspective and take decisions. अब जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो किसी भी एक इशू पे काम नहीं कर सकती, उन्हें कंप्लीट कम्प्रिहेंसिव पर्सपेक्टिव देखना पड़ता है। अब साफ सफाई से लेकर स्पेस रिसर्च तक सारे काम एक कंट्री के पॉलिटिकल पार्टी देखती है और उन्हें नेशनल पर्सपेक्टिव तक से देखना पड़ता है, मतलब पूरे देश के हिसाब से देखना पड़ता है और किसी भी चीज़ का डिसीजन लेना पड़ता है। पॉलिटिकल पार्टीज आर एक्सपेक्टेड टू हैव अ प्रोग्राम फॉर द प्रॉब्लम्स ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। पॉलिटिकल पार्टीज adopt policies taking into consideration the interest of all farmers, laborers, businessmen, women, youth and senior citizens. अब ये जो पॉलिटिकल पार्टी होती है इनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी के प्रॉब्लम सॉल्व करें। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है वो पॉलिसीज़ अडॉप्ट करती है जिसमें वो सबका इंटरेस्ट देखती है, फार्मर्स का, लेबरर्स का, बिजनेसमैन का, औरतों का, यूथ का, सीनियर सिटीजन्स का।
Now, why movements? All the people in the society cannot participate in political parties and contribute to social welfare. Some people focus on a particular issue and pursue it. They organize people and try to pressurize the government to resolve that issue. अब किसी भी सोसाइटी में, किसी भी कंट्री में ये पॉसिबल नहीं है कि हर आदमी पॉलिटिक्स में जाए और वहाँ जाकर डिसीजन मेकिंग करे, या हर आदमी पॉलिटिकल पार्टी में पार्टिसिपेट करे और सोशल वेलफेयर में कंट्रीब्यूट करे. दिस इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल. इसीलिए कुछ लोग क्या करते हैं, जो उनके पर्टिकुलर इश्यूज़ हैं उस पर फोकस करते हैं, उसे परस्यू करते हैं और फिर एक ग्रुप बनाते हैं, सब ऑर्गेनाइज होते हैं, ग्रुप बनाते हैं और गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं कि आप हमारी इस प्रॉब्लम को, इस इशू पे ध्यान दो और इसे रिजॉल्व करो. दे कॉन्स्टेंटली फॉलो अप ऑन द इशू, बिल्ड opinion about it, and thereby put a pressure on political parties and the government. This type of organized activity is called a movement. Organized activity is the essence of any movement. अब ये जो भी ऑर्गेनाइज लोग होते हैं, ये क्या करते हैं कि कोई भी इशू को फॉलो करते हैं, उसमें लोगों का ओपिनियन लेते हैं, पब्लिक ओपिनियन, और उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज़ को या गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं. इस तरीके की जो ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी होती है, इसे मूवमेंट कहा जाता है. और ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी किसी भी मूवमेंट का मेन एसेंस होता है. Such movements are very important in a democracy. Different social problems come under discussion through these movements. The government then has to pay attention to such problems. Leaders and activists of the movement provide necessary information about those issues to the government. अब इस तरीके के जो मूवमेंट्स होते हैं वो किसी भी कंट्री की डेमोक्रेसी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं. अलग अलग जो सोशल प्रॉब्लम्स आते हैं उनका डिस्कशन इन मूवमेंट्स के थ्रू ही होता है. जो गवर्नमेंट होती है उन्हें इस तरह की प्रॉब्लम्स पे ध्यान देना पड़ता है. जो लीडर्स होते हैं इन मूवमेंट्स के या एक्टिविस्ट होते हैं, वो जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है इस इशू से रिलेटेड वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती है. एंड द इंफॉर्मेशन इज़ वेरी यूज़फुल फॉर द गवर्नमेंट वाइल मेकिंग पॉलिसीज़. और फिर गवर्नमेंट इन इश्यूज़ पे ध्यान देती है और जो नई नई पॉलिसीज़ गवर्नमेंट बनाती है वो इन इश्यूज़ के ऊपर मिली हुई इंफॉर्मेशन के बेसिस पे बनाती है. Some movements aim at opposing a particular decision or policy of the government. The right to protest is considered as an important right in democracy. However, this right need to be used patiently and reasonably. बहुत बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट कोई लॉ निकालती है, कोई एक्ट निकालती है, डिसीजन लेती है और उसके अगेंस्ट कोई मूवमेंट स्टार्ट कर दिया जाता है क्योंकि लोग उससे डिसएग्री करते हैं. राइट टू प्रोटेस्ट मतलब आपको गवर्नमेंट का कोई डिसीजन सही नहीं लगा तो आप उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हो, ये आपका एक राइट होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट राइट होता है जो आपको डेमोक्रेसी देती है. लेकिन बहुत ज़रूरी होता है कि इस तरीके के जो राइट होते हैं आप उसे सही तरीके से पेशेंटली और रिस्पॉन्सिबली यूज़ करो. जैसे अभी फार्मर्स बिल आया तो फार्मर्स बिल से बहुत सारे स्टेट के फार्मर्स अग्री नहीं थे. उन्हें लगा उनका हक चला जाएगा, उनकी बहुत सारी चीज़ें चली जाएंगी, बहुत सारे एडवांटेजेस चले जाएंगे, तो वो लोगों ने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया. लेकिन एक पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट स्टार्ट किया गवर्नमेंट के अगेंस्ट. इसी तरीके से प्रोटेस्ट किया जाता है गवर्नमेंट के अगेंस्ट. और फिर अगर गवर्नमेंट को लगता है कि कोई रीज़नेबल बात है, कोई ज़रूरी बात है, तो ही गवर्नमेंट एक्शन लेती है. नहीं तो बहुत बार ऐसे भी प्रोटेस्ट होते हैं जो मीनिंगलेस होते हैं, जो किसी गलत मोटिव से स्टार्ट किए जाते हैं लोगों को भड़का कर. तो ऐसी जगहों पे गवर्नमेंट कोई डिसीजन नहीं लेती, मतलब ऐसी जगह पे पॉजिटिव डिसीजन नहीं आते. ऐसी जगह में जो ज़रूरत है वैसे डिसीजन गवर्नमेंट के थ्रू लिए जाते हैं. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज़ अ मूवमेंट. अ मूवमेंट इज़ अ कलेक्टिव एक्शन. पीपल्स एक्टिव पार्टिसिपेशन इज़ एक्सपेक्टेड इन द मूवमेंट. अब एक्चुअली एक मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट होता है कलेक्टिव एक्शन. कलेक्टिव एक्शन का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे लोगों का मिलकर कोई भी एक्शन लेना इज़ अ कलेक्टिव एक्शन. और किसी भी मूवमेंट में ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो और एक्टिव पार्टिसिपेशन हो. अ मूवमेंट कैन बी फॉर्म्ड व्हेन पीपल
come together in the interest of a particular issue. For example, pollution can be a single issue for which a movement can be created. A movement can be formed when people come together in the interest of a particular issue. For example, pollution can be a single issue for which a movement can be created. तो कोई भी मूवमेंट फॉर्म कब होता है? जब लोग साथ में आते हैं किसी भी पर्टिकुलर इशू के लिए. हर किसी का इंटरेस्ट है उस इशू के पे लड़ने के लिए, और इसलिए लोग साथ आ रहे हैं. जैसे पॉल्यूशन एक सिंगल इशू है जिसके लिए एक मूवमेंट हो सकता है. अ मूवमेंट हैज़ अ पर्टिकुलर सोशल ऑब्जेक्टिव और अ फोकस्ड प्रॉब्लम. फॉर एग्जाम्पल, मूवमेंट अगेंस्ट करप्शन एम्स एट एंडिंग करप्शन. किसी भी मूवमेंट का एक पर्टिकुलर सोशल ऑब्जेक्टिव होता है या एक फोकस प्रॉब्लम होती है कि हाँ ये परेशानी हो रही है जो हमारे किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को परेशान कर रही है, या किसी को भी परेशान कर रही है, किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल को परेशान कर रही है. तो ऐसा प्रॉब्लम सामने रखा जा सकता है. जैसे करप्शन की बात की गई कि करप्शन का जो मूवमेंट है वो करप्शन एंड करने के लिए स्टार्ट हुआ था. मूवमेंट्स हैव अ लीडरशिप. Leadership keeps the movement active. Objectives of the movement, program of action, strategy of agitation are decided by its leader. A strong leadership makes movement effective. किसी भी मूवमेंट में लीडरशिप होती है. किसी भी मूवमेंट के लिए एक लीडर की ज़रूरत होती है जो हर आदमी को जागरूक रखता है, हर आदमी को अवेयर रखता है और एक्टिव रखता है उस मूवमेंट के लिए. किसी भी मूवमेंट का जो भी ऑब्जेक्टिव होता है, जो भी प्रोग्राम होते हैं, और साथ ही साथ किस तरीके से अपना एगिटेशन एक्सप्रेस करना है, ये सारी चीज़ें लीडर डिसाइड करता है. और अगर किसी भी मूवमेंट में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर हो तो वो मूवमेंट बहुत ही इफ़ेक्टिव हो जाता है. Movements have organization. Without an organization, it becomes difficult to follow up the issue. For example, farmers organization works for farmers movement. तो मेनली ऐसा होता है कि किसी भी मूवमेंट के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होती है, और एक ऑर्गेनाइजेशन के बिना कोई भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं है. किसी भी इशू के लिए लड़ना पॉसिबल नहीं है. जैसे एग्जांपल दिया है कि फार्मर्स मूवमेंट के लिए फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन खड़ा है. Any movement requires public support. People should feel connected to the issue that is undertaken by the movements. Movements have a program of action which help them to shape the public opinion. किसी भी मूवमेंट के लिए जो पब्लिक है उसका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. ज़रूरी है कि लोग फील करें, कनेक्टेड फील करें कि हाँ हमारे साथ भी ये परेशानी हो रही है, तो ही वो उस मूवमेंट का पार्ट बनेंगे. मूवमेंट्स में एक प्रोग्राम होता है ऑफ एक्शन जिसे एक्चुअली इम्प्लीमेंट किया जाता है, जो हेल्प करता है पब्लिक ओपिनियन शेप करने में. Now next one is important movements in India. First one is tribal movement. In the pre-independence period, the British government deprived tribal people of their rights to livelihood on forest resources. There was a tribal uprising in Kolam from Chota Nagpur, Gond from Odisha, Koli and Bhilla and Ramoshi from Maharashtra, Santhal and Munda from Bihar. तो ये इंडिपेंडेंस के पहले के पीरियड की बात है. इस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो ट्राइबल लोगों को उनका जो राइट था कि वो फॉरेस्ट में जाते थे, उसके वहाँ से रिसोर्सेज लेते थे, उन्हें सेल करते थे और उससे अपनी लाइवलीहुड चलाते थे, वो राइट इन लोगों से छीन लिया था. तो एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ था ट्राइबल्स के बीच में, जो कोलम जो कि छोटा नागपुर है वहाँ पे, गोंड फ्रॉम उड़ीसा में, कोली, भिल्ला एंड रामोशी महाराष्ट्र में, संथल एंड मुंडा बिहार में. The tribal struggle has continued since those years. Tribals in India face several problems. One major problem is that they are denied right over forest. The main demand of the tribal movement is to accept their right over forest. They should be allowed to collect products of forest and also should have a right to cultivate on forest land. उस समय से ट्राइबल्स का एक स्ट्रगल स्टार्ट हुआ जो आज तक चलता आ रहा है. ट्राइबल्स जो हैं इंडिया के वो हमेशा से बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं. वन मेजर प्रॉब्लम जो है वो ये है कि उन्हें फॉरेस्ट पे राइट नहीं मिलता. सबसे मेन जो ट्राइबल मूवमेंट्स की डिमांड है वो ये है कि उन्हें फॉरेस्ट पे उनका हक दिया जाए, उन्हें अलाउ किया जाए कि वो जाकर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को कलेक्ट कर सकें, और साथ ही साथ फॉरेस्ट में कल्टीवेशन करने का भी राइट उन्हें दिया जाए.
Now next one is farmers movement in India. Farmers movement in India is an important movement. During the British period, farmers started getting organized due to anti-agricultural policies of the British colonial government. You must be aware of farmers movement in Bardoli, Champaryana and movements against revenue collection. अब फार्मर मूवमेंट्स इंडिया में एक इम्पॉर्टेंट मूवमेंट है. ये मूवमेंट ब्रिटिश पीरियड में हुआ था जब फार्मर्स ऑर्गेनाइज होने लगे थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स की एंटी एग्रीकल्चरल पॉलिसीज़ थी उसके अगेंस्ट. हम सब ने पहले भी पढ़ा है, फार्मर मूवमेंट हुआ था बरदौली में, चंपारना में, और मूवमेंट्स हुए थे अगेंस्ट रेवेन्यू कलेक्शन. The farmers' movements were inspired by the thoughts of महात्मा फूले, जस्टिस रनाडे एंड महात्मा गांधी. अब ये जो भी फार्मर मूवमेंट्स थे ये इंस्पायर हुए थे बाय द थॉट ऑफ महात्मा फूले, जस्टिस रनाडे एंड महात्मा गांधी. ड्यू टू सम रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर, tenancy laws relating to tilting of the land, etc., the farmers movement slowed down. After the Green Revolution, the farmers movement became more active and effective. अब बहुत सारे चेंजेस आए थे एग्रीकल्चर के लॉ में, बहुत सारे रिफॉर्म्स आए थे जिसके कारण फार्मर्स मूवमेंट बहुत स्लो हो गया था. लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद ये फार्मर्स मूवमेंट फिर से एक्टिव हुआ और फिर से इफ़ेक्टिव होने लगा. थ्रू ग्रीन रेवोल्यूशन एम्ड एट इंक्रीजिंग agricultural production and achieving self-sufficiency in food grains, it did not benefit the poor farmers. The farmers were now divided into rich farmers and poor farmers. Dissatisfaction among the poor farmers led to beginning of farmers movement. अब ये ग्रीन रिवॉल्यूशन जो हुआ था ये फ़ायदेमंद तो था, इसके कारण एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन तो इंक्रीज़ हो रहा था, सेल्फ सफिशिएंसी भी मिल रही थी फूड ग्रेन में, लेकिन ये किसी भी गरीब फार्मर के लिए फ़ायदेमंद नहीं था. इसीलिए फार्मर्स दो पार्ट में डिवाइड हो गए, अमीर फार्मर और गरीब फार्मर. और जितने भी पुअर फार्मर्स थे उनको बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन था, इसीलिए वो लोगों ने फार्मर्स मूवमेंट स्टार्ट किया. Appropriate price for agricultural products, agriculture to be treated as an industry, implementation of the recommendation of Swaminathan Commission, debt relief, debt cancellation, national policy for agriculture are some of the demands of farmers movement. नाउ जो फार्मर्स मूवमेंट स्टार्ट हुआ था इसके कुछ पर्टिकुलर डिमांड्स थे. सबसे पहला कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के अप्रोप्रिएट प्राइस दिए जाए, एग्रीकल्चर को एक इंडस्ट्री की तरह ट्रीट किया जाए. नेक्स्ट जो स्वामीनाथन कमीशन है उनके जो भी रिकमेंडेशन है उन्हें इम्प्लीमेंट किया जाए, जो भी डेप्ट है उससे रिलीफ दिया जाए, जो भी डेप्ट है उसे कैंसिल कर दिया जाए, और नेशनल पॉलिसी लाया जाए फॉर एग्रीकल्चर. शेतकरी संगठन, भारतीय किसान यूनियन, ऑल इंडिया किसान सभा आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया. तो यहाँ पे कुछ आपको इम्पॉर्टेंट फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस के नाम दिए गए हैं, जैसे शेतकरी संगठन, भारतीय किसान यूनियन, ऑल इंडिया किसान सभा. Now next one is trade union. Trade union in India emerged in the background of industrialization. Textile industry, railway companies were established in India in the later half of the 19th century. In 1899, railway workers went on strike for their demands. अब जो ट्रेड यूनियन है इंडिया में, इसके कारण बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन आया. जो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ थी, रेलवे इंडस्ट्रीज़ थी, ये सारी इस्टेब्लिश हुई इन द लेटर हाफ ऑफ 19th सेंचुरी. और 1899 में जो भी रेलवे वर्कर्स थे वो स्ट्राइक पे चले गए अपनी डिमांड्स के लिए. However, the first organization for resolving the issue of workers was established in 1920. This organization is known as All India Trade Union Congress. सबसे पहली जो ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने जो भी वर्कर्स थे उनके इश्यूज सॉल्व करने पे काम किया, उसे 1920 में इस्टेब्लिश किया गया था और इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस. इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड ट्रेड यूनियन स्टार्टेड वर्किंग मोर इफेक्टिवली. और
इंडिपेंडेंस के बाद का जो समय है उस समय से ये ट्रेड यूनियन और ज़्यादा अच्छे तरीके से इफ़ेक्टिवली काम करने लगी। इन 1960s एंड 1970s ट्रेड यूनियन मूवमेंट organized several agitations, but from 1980s trade union movement started getting disintegrated. Globalization has affected the trade union movement to a great extent. और 1960s और 1970s का जो समय था, इस समय ट्रेड यूनियन मूवमेंट बहुत सारी जगह ऑर्गेनाइज़ किया गया और बहुत सारे इश्यूज़ रखे गए, पर 1980s से इस मूवमेंट में बहुत ज़्यादा ही डिसइंटीग्रेशन होने लगा और ग्लोबलाइजेशन के कारण भी इस मूवमेंट पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा। In India, workers are facing different problems: unstable employment conditions, contract labor, financial insecurity, absence of legal protection for workers, unlimited working hours, insecurity at the workplace, health hazards are some of the problems. इंडिया में जो भी वर्कर्स हैं वो बहुत तरीके की परेशानियां फेस करते हैं। उनका जो एम्प्लॉयमेंट कंडीशन है वो सही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स बहुत ज़्यादा परेशानियां फेस करते हैं, देन पैसे के नाम पे कोई सिक्योरिटी नहीं है, लीगल प्रोटेक्शन नहीं है वर्कर्स को, कोई फिक्स वर्किंग आवर नहीं है, जितना भी काम कराओ, कहाँ पे काम करा रहे हैं वो जगह सिक्योर नहीं है, हेल्थ से रिलेटेड कितनी प्रॉब्लम्स होती है, ये सारी प्रॉब्लम्स हमेशा से वर्कर्स इंडिया पे फेस कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज़ women's movement. In the pre-independence period, progressive men in India initiated the women's movement. The women's movement aimed at eliminating injustice against women and ending their exploitation, helped them to lead a respectful life and participate actively in social life. तो इंडिपेंडेंस, प्री इंडिपेंडेंस जो पीरियड था, इंडिपेंडेंस के पहले का पीरियड था, उस समय बहुत सारे ऐसे प्रोग्रेसिव मैन थे इंडिया में जिन्होंने औरतों के लिए मूवमेंट स्टार्ट किया। ये जो मूवमेंट था इसका एम था कि औरतों के साथ जो भी इनजस्टिस होता है उसे एलिमिनेट कर दिया जाए और उनके साथ हो रहे किसी तरीके के भी एक्सप्लॉयटेशन को ख़त्म किया जाए और उन्हें हेल्प किया जाए कि वो एक रेस्पेक्टफुल लाइफ जी सके और सोशल लाइफ जो है उनकी, उसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर पाए। ईश्वर चंद, विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय, महात्मा ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले, महर्षि धोंदो, केशव कार्वे, पंडित रामाबाई रनाडे took initiatives in ending the practice of sati and child marriage. जो सबसे ख़राब जो प्रैक्टिसेस थे इंडिया पे होते थे, एक थी सती प्रथा जिसमें औरतों को उनके हस्बैंड के मरने के बाद ज़िंदा जला दिया जाता था अपने हस्बैंड की बॉडी के साथ, और दूसरा था चाइल्ड मैरिज, छोटी छोटी बच्चियों की शादी करा दी जाती थी एजेड मैन से। ये दोनों प्रॉब्लम्स को ख़त्म किया और ख़त्म करने के लिए इनिशिएटिव्स लिए ईश्वर चंद विद्यासागर ने, राजा राम मोहन रॉय ने, महात्मा ज्योतिराव फूले ने, सावित्रीबाई फूले ने, महर्षि धोंदो ने, केशव कार्विन ने, पंडित रामाबाई ने और रामाबाई रनाडे ने। रिफॉर्म्स सच एज विडो रीमैरिज, women education and right to vote to women were possible due to works of these reformists. और यही सारे रिफॉर्मिस्ट ने के मेहनत के कारण के वर्क के कारण आज के समय जो भी विधवा औरतें हैं उनकी दोबारा शादी होती है, लड़कियों को, औरतों को हक है पढ़ने का और साथ ही साथ उन्हें वोट देने का राइट भी दिया गया। आफ्टर इंडिपेंडेंस द कॉन्स्टिट्यूशन गेव इक्वल राइट टू women in all fields. In spite of this, women were not treated equally in several fields. During this period, women movement aimed at freedom of women. The movement demanded that the women should be treated as human beings. नाउ इंडिपेंडेंस के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने औरतों को इक्वल राइट दिए हर फील्ड में, लेकिन फिर भी बहुत जगह बहुत ही ख़राब ट्रीटमेंट मिलता है औरतों को अलग अलग फील्ड्स में। तो इसी पीरियड में औरतों ने अपना मूवमेंट स्टार्ट किया अपनी फ्रीडम के लिए, और ये मूवमेंट की डिमांड थी कि औरतें भी इंसान होती है। इन द लेटर पीरियड women participated to a great extent in the movements against corruption, caste discrimination and religious extremism, which made them aware of injustice against their own selves.
women started taking initiative in organizing against injustice. In India, women's movement is not homogeneous in nature. However, women's movement at various levels are taking up the issue like women's health, social security, financial independence and empowerment. अब क्या हुआ कि औरतों ने धीरे धीरे डिफरेंट मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट किया, जैसे करप्शन के अगेंस्ट मूवमेंट में, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के मूवमेंट में, रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट के मूवमेंट में, जहाँ पे औरतों को समझ में आया कि इनजस्टिस तो हमारे साथ भी हो रहा है, और इसीलिए औरतों ने इनिशिएटिव लेना स्टार्ट किया, खुद को ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट किया अगेंस्ट इनजस्टिस, और इंडिया में फिर औरतों का मूवमेंट स्टार्ट हो गया। हर औरत की परेशानी अलग अलग थी, लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे जो कॉमन थे, तो औरतें साथ में आई अलग अलग लेवल में, और अलग अलग इश्यूज़ जैसे औरतों की हेल्थ, उनकी सिक्योरिटी, उनका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और उनका एम्पावरमेंट, इस तरीके के इश्यूज़ में साथ मिलकर औरतें खड़ी हुई और अपने हक के लिए लड़ी और बहुत लेवल में सक्सेसफुल रही। Today, women's movement face the challenge of equal education for women and giving women a status and prestige as human being. आज के समय जो औरतों का मूवमेंट है उसमें ये चैलेंज है कि औरतों को इक्वल एजुकेशन मिलना चाहिए और उन्हें इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए और प्रेस्टीज मिलना चाहिए जो हर इंसान को मिलने का हक है। Dr. Rajendra Singh Rana, also known as a waterman of India, has brought water revolution in Rajasthan. He became famous because of building thousands of johad in Rajasthan. नेक्स्ट जो डॉक्टर राजेंद्र सिंह राणा हैं वो फेमस हैं एज वाटरमैन ऑफ इंडिया, क्योंकि उन्होंने राजस्थान में वाटर रिवॉल्यूशन लाया था। वो फेमस हुए क्योंकि उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ बिल्डिंग बनाई थी ऑफ जोहाद इन राजस्थान। He revived rivers in the desert of Rajasthan. He formed an organization, Tarun Bharat Sangh, which worked for building 11,000 johar in hundreds of villages all over India. He started campaign for water conservation, revival of rivers, forest conservation and wildlife conservation. साथ ही साथ उन्होंने जो भी आसपास के जो भी नदियाँ थी उन्हें राजस्थान के डेजर्ट्स में रिवाइव किया। उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया जिसका नाम था तारुण भारत संघ, जो वर्क करती थी 11,000 जोहाद फॉर्म करने के लिए इन हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस। साथ ही साथ उन्होंने कैंपेन स्टार्ट किए पानी बचाने के लिए, रिवर्स के रिवाइवल के लिए, फॉरेस्ट बचाने के लिए, वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए। His social movement is active for last 31 years. He won the Stockholm Water Prize, an award known as Nobel Prize for Water. उनका social movement 31 years तक चला। उन्होंने स्टॉकहोम वाटर प्राइज़ जीता, एक अवार्ड जिसे नोबेल प्राइज़ कहा जाता है फॉर वाटर। Now next, coming to environment movement. We are aware that environmental degradation is a serious problem at national and international level. At the international level, several movements are working to stop the deterioration of the environment. We see a significant international cooperation in this field. हम सब जानते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट किस तरीके से डिग्रेड हो रहा है और ये कितना सीरियस प्रॉब्लम है नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे। इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो बहुत सारे मूवमेंट्स चल रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए, और ज़रूरत है कि हर कंट्री इंटरनेशनली कोऑपरेट करे इस फील्ड पे। In India, many movements are working on different aspects of environment. The environment movements are taking up issues like protection of biodiversity, protecting different sources of water, protection of forest, green belt, pollution of river, use of chemicals and their ill effects, etc. इंडिया में भी बहुत सारे मूवमेंट्स हैं जो वर्क कर रहे हैं अलग अलग एस्पेक्ट्स पे ऑफ एनवायरनमेंट। अब ये जो एनवायरनमेंट मूवमेंट है इनमें इश्यूज़ लाए गए हैं, जैसे बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया जाए, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर को प्रोटेक्ट किया जाए, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, ग्रीन बेल्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, जो भी नदियों का पल्यूशन है उससे रोका जाए, उनमें जो केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं उससे रोका जाए, और चेक किया जाए कि किस तरीके से इन चीज़ों को रोका जा सकता है।
Now next one is consumer movement. Consumer movement emerged in India after the Consumer Protection Act came into existence in 1986. This movement has a broad objective. The movement believes that each member of the society is a consumer. Due to changing nature of social and economic system, consumers face different problems. अब जो कंज्यूमर मूवमेंट है वो इमर्ज हुआ इंडिया में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के आने के बाद, जो कि 1986 में आया था। इस मूवमेंट का एक बहुत ही ब्रॉड ऑब्जेक्टिव है। ये मूवमेंट मानता है कि जो कंज्यूमर है वो सोसाइटी का मेंबर है, और क्योंकि सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम हमेशा चेंज हो रहा है तो कंज्यूमर्स को बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती है। Now adulteration, increased cost of items, fraud in weight and measures are some of the problems. The consumer movement works to protect consumers from such type of frauds. नेक्स्ट, बहुत ज़्यादा मिलावट होने लगी है जिसके कारण चीज़ों के रेट बढ़ने लगे हैं। फ्रॉड होने लगा है वेट पे और मेजर्स पे, जो कुछ प्रॉब्लम्स है कंज्यूमर्स फेस कर रहे हैं। और जो कंज्यूमर मूवमेंट है वो काम करता है इस चीज़ पे कि कंज्यूमर्स को किसी तरीके के भी फ्रॉड से बचाया जाए। द मूवमेंट इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन पब्लिक लाइफ. The post-1980 movements are called neo-social movements as their name is different from earlier movements. These movements are issue-based. It means they try to organize issue-based mass movement. जो मूवमेंट्स हैं उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर किया और उनका पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ कर दिया इन द पब्लिक लाइफ। नाउ 1980 के बाद के जो भी मूवमेंट है उन्हें न्यू सोशल मूवमेंट कहा जाता है, क्योंकि उनका नेचर पहले के मूवमेंट से बहुत अलग है। जितने भी मूवमेंट्स हैं सब किसी इशू पे बेस्ड है, और इसका मतलब ये है कि जो भी मूवमेंट होते हैं वो इशू बेस्ड मास मूवमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे चैलेंजेस जो हमारी डेमोक्रेसी फेस करती है। तो यहाँ पे आपका लेक्चर ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप श्योर कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।